तो दोस्तों, डीएलएड प्रथम वर्ष फुल कोर्स की क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। हमारा विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोषण एवं आहार। और ये आपके डीएलएड के इस विषय के बाल्यावस्था में बाल विकास के विषय की इकाई नंबर 4 में है। तो चलिए दोस्तों, इकाई 4 को अपन कंप्लीट करते हैं आज की इस वीडियो में। तो इकाई 4 पोषण एवं आहार। हमारा पहला टॉपिक है पोषण का अर्थ एवं महत्व, कि पोषण का अर्थ क्या है और पोषण की परिभाषा क्या है, पोषण के महत्व क्या है। पोषण का अर्थ, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोजन ग्रहण करके उससे, तो देखो पोषण एक प्रकार से प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी यानी कि जो जिंदा है वह भोजन ग्रहण करके, जो भोजन है उसको खा के ग्रहण करके उससे ऊर्जा, वृद्धि, विकास तथा शरीर की मरम्मत के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं उनको प्राप्त करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वही पोषण कहलाती है। अब बात करें पोषण की परिभाषा की, तो भोजन के सेवन, पाचन, अवशोषण तथा उपभोग की जो प्रक्रिया है उसको ही पोषण कहते हैं। भोजन है उसका सेवन, पाचन, अवशोषण और इसके उपयोग की जो प्रक्रिया है इसको ही पोषण कहते हैं। बात करें पोषण के महत्व की, तो पोषण के महत्व कई प्रकार से बढ़ जाते हैं क्योंकि इससे ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, इससे ही हमारी काम की जो क्षमता है वह बढ़ती है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक पोषण है वह शरीर की वृद्धि करता है और हमारा विकास भी करता है। ऊर्जा प्रदान करना, तो पोषण ऊर्जा को प्रदान करता है यानी कि हमारे शरीर में एनर्जी लाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पोषण के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कीटाणुओं से, जीवाणुओं से या रोगों से लड़ने वाली जो हमारी क्षमता होती है वह इंक्रीज होती है। मानसिक विकास में सहायता प्रदान करता है, हम मानसिक रूप से और अच्छे तरीके से दृढ़ और मजबूत हो जाते हैं। शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है, पोषण शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। कार्य क्षमता बढ़ाता है, पोषण है वह हमारी काम करने की जो क्षमता है वह बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, पोषण जो है वह स्वस्थ एवं तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। बात करें उत्तम पोषण की प्रमुख विशेषताओं की, तो पहला है संतुलित आहार। उत्तम पोषण है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, मतलब आपकी जो थाली है, थाली में सब कुछ हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, दाल भी हो, ठीक है, और अनाज ये मान लो फल भी हो, मिल्क भी हो, ये सारी की सारी चीज़ें संतुलित आहार में आती हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना है, स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन करना है, सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो जितनी कि हमारे शरीर को नीड रहती है, ज़रूरत रहती है। आयु एवं कार्य के अनुसार भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान, जैसे यहाँ पे देखो एक इंसान है, अगर वो इंसान 8 घंटे काम कर रहा है, मेहनत वाला काम कर रहा है, तो वो सीधी सी बात है वह ज़्यादा भोजन खाएगा। और यदि कोई इंसान काम ही नहीं कर रहा है तो फिर उसके भोजन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसे बहुत ज़्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न आयु वर्ग एवं कार्य के अनुसार संतुलित आहार, यानी कि किस आयु के लोगों को और कौन सा कार्य करता है उस लोगों को, उस प्रकार के लोगों को जो जिस प्रकार के कार्य करते हैं उनके लिए जो संतुलित आहार है वह किस प्रकार का होना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार पोषक तत्व उपस्थित हैं तो उसे हम संतुलित आहार कह सकते हैं। संतुलित आहार की विशेषताएं, सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है। आयु के अनुसार उपयुक्त होता है, जिस प्रकार की आयु है, कोई 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से संतुलित आहार रहेगा, कोई 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए पोषक तत्वों की अलग मात्रा होगी, ठीक है। स्वास्थ्यवर्धक होता है, संतुलित आहार है वह स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। सुपाच्य होता है, यह पचाने योग्य होता है, सुपाच्य होता है।
विविधतापूर्ण होता है। इसमें एक ही प्रकार की मतलब चीज़ें नहीं दी जाती हैं, इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। आप ये मान लो कई प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं। विभिन्न आयु वर्गों के लिए संतुलित आहार। तो देखिए जैसे शिशु है, शिशु अब मतलब आमतौर पर हम ये कह सकते हैं जो शिशु कहलाता है वो 0 से 3 साल तक की जो आयु है वो शिशु कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए शिशु जो है उसके लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना गया है। प्रोटीन एवं कैल्शियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है शिशु के लिए। नंबर 2 बालक। बालक के लिए दूध, दाल, फल और हरी सब्जियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब खानी चाहिए। अधिक ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है बालक को, क्योंकि बालक खेल कूद करने लगते हैं। फिर है किशोर। तो जो किशोर है, किशोर की वृद्धि की गति काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और इसीलिए उसको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है और इनसे युक्त जो भी भोज्य पदार्थ हैं वह खाने चाहिए, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम। इसके बाद है वयस्क। तो संतुलित एवं नियंत्रित भोजन वयस्क के लिए दिया जाना चाहिए। वयस्क कौन कहलाता है? वयस्क देखिए दोस्तों, जो 18 प्लस की आयु का मतलब एक प्रकार से आदमी है उसको हम वयस्क कहते हैं। मतलब जिस भी इंसान की आयु 18 साल से ज़्यादा की हो गई है उस इंसान को हम वयस्क कहेंगे। और कार्य के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता वयस्क को होती है। इसके बाद है वृद्ध। वृद्ध के लिए हल्का एवं सुपाच्य, पचाने योग्य, क्योंकि वृद्ध अवस्था में थोड़ी सी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। अगर उस वृद्ध ने ज़्यादा जवानी में यदि व्यायाम वगैरह नहीं किया है, तो जवानी में अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया है, तो फिर जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो वृद्ध के लिए हल्का एवं सुपाच्य भोजन खाना चाहिए। विटामिन एवं खनिजों की जो पर्याप्त मात्रा है वह लेनी चाहिए। कार्य के अनुसार संतुलित आहार। व्यक्ति आवश्यकता, यानी कि मतलब ये मान लो कि किस व्यक्ति को कौन सी आवश्यकता है। अब जैसे कोई श्रमिक है तो श्रमिक को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से उसे मतलब संतुलित आहार लेना चाहिए। विद्यार्थी है तो उसको प्रोटीन और विटामिन लेने चाहिए, क्योंकि उसमें दिमाग भी उसको चलाना है और शरीर भी चलाना है। खिलाड़ी को ऊर्जा वाले स्रोत और प्रोटीन वाला संतुलित आहार लेना चाहिए। गर्भवती कोई महिला है तो उनको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन ये सभी लेने चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं कार्य। तो सबसे पहले पोषक तत्व क्या हैं? अभी हमने पोषण के बारे में जाना कि पोषण क्या है, अब जान लेते हैं जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। भोजन में उपस्थित वे तत्व जो शरीर की वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। तो भोजन में उपस्थित वे तत्व जो शरीर की वृद्धि, विकास एवं ऊर्जा के लिए आवश्यक हो, उपयोगी हो, उन्हीं को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व देखिए कौन कौन से हैं प्रमुख पोषक तत्व। पहला है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके स्रोत क्या क्या हैं? चावल, गेहूँ, आलू, शक्कर और गुड़, इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में एनर्जी चाहिए और शरीर को गर्मी भी देता है। तो यदि दोस्तों आपको एनर्जी चाहिए तो आप लोग चावल खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, आलू, शक्कर, गुड़। शक्कर को तो ना ही खाएं बहुत ज़्यादा, यानी कि गुड़ को खा सकते हैं। आलू, गेहूं, चावल ये सब है ना उपलब्ध। अगला है प्रोटीन। तो दूसरा पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्रोत होता है वो होती हैं दालें, दूध, अंडा और सोयाबीन, मांस। तो प्रोटीन आमतौर पर दालों में भी पाया जाता है, दूध में भी होता है, अंडे में, सोयाबीन में और मांस में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। कार्य, अब देखिए कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या रहते हैं? शरीर की वृद्धि करना। कोई भी शरीर है मतलब शरीर की वृद्धि करना। प्रोटीन एक प्रकार से हमारी मसल्स की डेवलपमेंट करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगला है फैट यानी कि वसा। वसा का जो स्रोत है वो क्या है? घी, मक्खन, तेल, मूंगफली। तो वसा एक प्रकार से आप ये मान लो घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तेल खाते हैं और मूंगफली, इनसे आपकी वसा प्राप्त हो जाएगी। और वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा का भंडारण करना, एटीपी का भंडारण करना, शरीर को गर्म रखना और विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में सहायता करना, यानी कि इन विटामिन के अवशोषण में सहायता भी प्रदान करती है वसा। अगला पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन ए, देखिए विटामिन भी अलग अलग प्रकार के हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो आगे हम पढ़ते हैं। जो विटामिन ए होता है
विटामिन ए का जो स्रोत है वो है गाजर, पपीता, हरी सब्जियां। तो यदि आप हरी सब्जियां खाते हैं तो आपका विटामिन ए मतलब कंप्लीट हो जाएगा। कार्य क्या है? आँखों की सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा के लिए जो गाजर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। विटामिन बी, विटामिन बी है जो इसका स्रोत है अनाज एवं दालें। अब अनाज एवं दालें, विटामिन बी का काम क्या रहता है? तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। जो हमारा नर्व सिस्टम रहता है, नर्वस सिस्टम रहता है, उसको काफ़ी हद तक सुरक्षित रखता है विटामिन बी, और ये कि अनाज और दालों से प्राप्त होता है। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी में नींबू, आंवला और संतरा, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। विटामिन सी क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी बढ़ाता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को और ही ज़्यादा मतलब बूस्ट करता है, मजबूत करता है। इसके बाद है विटामिन डी। तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से और दूध से। तो ये विटामिन डी जो है ये हड्डियों को मजबूत करता है। याद रखना, यदि आप दिन में कम से कम 30 मिनट यदि अच्छी कड़ी धूप लेते हैं, ठीक है, सुबह की धूप लेते हैं, तो आप ये मान लो कि आपकी जो हड्डियां हैं वह ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगी। तो दिन में मतलब सुबह टाइम आपको सूरज का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये लेना है। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का स्रोत है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल अपन घी को भी कह सकते हैं, और इसका कार्य क्या है? ये कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। तो विटामिन ई कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के इसका स्रोत है हरी सब्जियां। कार्य क्या रहता है? यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसके बाद दोस्तों है खनिज लवण, जो कि 5वां पोषक तत्व है खनिज लवण। इसमें आ जाता है कैल्शियम। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करता है। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और ये हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करता है। आयरन, आयरन है, आयरन का कार्य होता है रक्त का निर्माण करना। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन का कार्य होता है थायराइड ग्रंथि का कार्य आयोडीन करता है। इसके बाद है जल, जो कि अगला पोषक तत्व है, और अंतिम पोषक तत्व जल ही है। जल का कार्य क्या रहता है? पाचन में सहायता प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, जल हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, तो जल इतने सारे काम करता है। अगला है कुपोषण जनित जो बीमारियां हैं एवं उनके निवारण के उपाय। तो कुपोषण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसे जान लेते हैं। जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तब कुपोषण की स्थिति है उत्पन्न हो जाती है, और इसे ही हम कुपोषण कह सकते हैं। कुपोषण के यहाँ पे कारण दिए गए हैं। तो देखिए कुपोषण के क्या क्या कारण हैं। पहला है गरीबी। यदि कोई इंसान गरीब है, उसके पास पैसों का अभाव है, तो वह अच्छे तरीके से पोषण कैसे ले सकता है? उसके पास तो पैसे ही नहीं है, जबकि आजकल तो पानी भी पैसों में मिलता है। दूसरा कारण है अशिक्षा। यदि कोई इंसान शिक्षित नहीं है, तो वह एक ही प्रकार का पोषक तत्व खाता रहता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला कारण है असंतुलित भोजन। बहुत ज़्यादा खाना खाना, जिसमें कि आपके गले तक खाना आ जाए, इतना ज़्यादा खाना खाना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है। अगला है संक्रमण। संक्रमण के कारण भी कुपोषण होता है। भोजन की कमी के कारण भी कुपोषण होता है, यानी कि कभी कभी दुनिया में अभी भी बहुत करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको हर दिन पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, वह भूखे ही सो जाते हैं। तो कितनी दुखद बात है इस देश की, इस दुनिया की, और यहाँ के रहने वाले लोगों की। कुपोषण से होने वाले रोग। तो कुपोषण से कुछ रोग भी होते हैं। आइए कौन कौन से रोग होते हैं उन्हें जान लेते हैं। एक होता है क्वाशियोर्कर, ठीक है, या क्वाशियोर्कर, जो कि ये रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो कुपोषण से सबसे पहला रोग होता है क्वाशियोर्कर, ये कि प्रोटीन की कमी से होता है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है पेट फूलना, कमजोरी और वृद्धि रुक जाना। यदि किसी बच्चे की वृद्धि रुक गई है, पेट फूल गया है और कमजोरी हो गई है, तो समझ लो उसको क्वाशियोर्कर जो रोग है वह हो गया है। अगला रोग है मैरास्मस। जो मैरास्मस होता है इसका कारण है प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी। जो मैरास्मस रोग होता है
इसका जो लक्षण होता है ये होता है मतलब इसमें जो बच्चा रहता है वह अत्यधिक दुबलापन हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दुबला पतले देखे होंगे आपके आसपास बहुत से लोग, मतलब बहुत से बच्चे दुबले पतले, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, तो मैरास्मस हो सकता है क्योंकि उन्हें प्रोटीन और कैलोरी की कमी महसूस हो रही है, मतलब उनके शरीर में इनकी कमी है। अगला लक्षण है कमजोरी, कमजोरी भी आ जाती है मैरास्मस से संबंधित जो रोगी है। और अगला है वजन कम होना, उनका वजन भी कम होने लगता है। अगला जो हमारा रोग है वो है एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार से आयरन की कमी के कारण रोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आपके डीएलएड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है। एनीमिया आयरन की कमी, और एनीमिया का लक्षण क्या है, कमजोरी होना, चक्कर आना और बहुत जल्दी थकान हो जाना, यही एनीमिया का कारण है, लक्षण है मतलब। अगला है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। लक्षण क्या है, रात में कम दिखाई देता है। जिनको रतौंधी हो जाती है उन्हें रात में कम या बहुत, मतलब ये मान लो कि दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। हमारा अगला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी में देखो स्कर्वी, इस्क है तो सी है, ठीक है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और इसका लक्षण है मसूड़ों में खून आना। अगला है रिकेट्स। रिकेट्स का कारण होता है विटामिन डी की कमी और लक्षण होता है टेढ़ी हड्डियां। रिकेट्स के कारण जो हड्डियां हैं वह टेढ़ी हो जाती हैं। अगला है घेंगा रोग। घेंगा रोग का कारण होता है आयोडीन की कमी। लक्षण क्या है, गले में सूजन। गले में सूजन होने के कारण घेंगा रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अब है कुपोषण को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो कुपोषण को किस प्रकार से हम किन उपायों से दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला है संतुलित आहार लेकर। आप यदि संतुलित आहार लेंगे तो आपको कुपोषण नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है पोषण शिक्षा। पोषण के प्रति यदि सही रूप से सभी को शिक्षित किया जाए तो भी कुपोषण दूर हो जाएगा। तीसरा है स्वच्छता। आपको स्वच्छ, मतलब स्वच्छता तो बहुत बड़ा पैमाना है, ये तो बहुत जरूरी है। अगला है टीकाकरण। टीकाकरण के माध्यम से भी कुपोषण को दूर कर सकते हैं। अगला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग। यदि आप आयोडीन युक्त का नमक का प्रयोग करेंगे तो भी कुपोषण कम हो जाएगा। हरी सब्जियों एवं फलों का सेवन। अगला है मध्यमाय भोजन योजना का प्रभावी संचालन। जो मध्याह्न भोजन होता है, योजना होती है, यदि इसका प्रभावी सही रूप से संचालन हो तो भी बच्चों का जो कुपोषण, बच्चों में कुपोषण नहीं होगा। हमारा अगला टॉपिक है भोजन पकाने की विधियां एवं उनका पोषक तत्वों पर प्रभाव। तो पहला है भोजन पकाने का महत्व। आखिर भोजन पकाने का महत्व क्या होता है। पहला है भोजन स्वादिष्ट बनता है। पका हुआ भोजन काफ़ी ज़्यादा स्वाद देता है। पाचन आसान होता है। पके हुए भोजन को पचाने में हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला है रोगाणु नष्ट होते हैं। भोजन को पकाने से जो रोगाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं और भोजन सुरक्षित तरीके से भोजन बनता है। अब भोजन पकाने की प्रमुख विधियां हैं, यहाँ पर दी गई हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से तरीके से हम भोजन को पका सकते हैं। पहला है उबालना, यानी कि बॉइलिंग। उबालना, जैसे कि आप चावल दाल को कुकर में रख देते हैं, ऐसे ये कुकर है, कुकर में रख दिया दाल चावल और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया, तो इसको उबालना बोलेंगे, ठीक है। सरल एवं सुरक्षित विधि है यह बॉइलिंग, और इसमें कुछ हानि ये होती है, कुछ विटामिन जो रहते हैं, हानि इसमें ये होती है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगला है भाप से पकाना, स्टीमिंग। तो भाप से पकाना, जैसे कि इडली हो गया या फिर कोई अन्य जो चीज़ें हैं जो भाप से पकाई जाती हैं, वह भी भोजन को पकाने का दूसरा उपाय है। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, यानी कि यदि आप भाप से पका रहे हैं तो पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे। अगला है रोस्टिंग, यानी कि भूनना, जैसे कि उदाहरण है भुना चना या फिर मूंगफली को भूनते हैं, ठीक है। तो भूनने से क्या होता है, लाभ बढ़ता है, मतलब लाभ क्या होता है, स्वाद बढ़ता है, ठीक है, लाभ नहीं बढ़ता, स्वाद बढ़ता है। अगला है तलना, यानी कि फ्राई करना, जैसे कि पुड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो तली चीज़ें हैं वह मतलब एक प्रकार से फ्राइंग या तलना कहलाता है। तलने से क्या लाभ होता है, भोजन है वह स्वादिष्ट बनता है। हानि क्या होती है, जो बसा है उसका सेवन अधिक हो जाता है, क्योंकि हम तलते किस चीज़ में है, वो है तेल, और तेल क्या है, तेल बसा का स्रोत है। अगला है प्रेशर कुकिंग।
जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकिंग का लाभ क्या है? समय एवं ईंधन की ये बचत करता है। पोषक तत्व अपेक्षाकृत जो सुरक्षित रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। भोजन पकाते समय सावधानियाँ। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक है भोजन पकाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, आइए उन्हें जान लेते हैं। पहला है सब्जियां धोकर काटें। हमेशा जो भी गाजर, आलू, मतलब जो भी सब्जियां हैं, गाजर, यहाँ पे आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, अदरक जो भी है, ठीक है, उनको धोकर काटना है। अधिक पानी का उपयोग ना करें, बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग ना करें सब्जियों में। भोजन को अधिक ना पकाएं, भोजन को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, इतना ना पकाएं कि पक पक के वो काला हो जाए। ढककर पकाएं, कोशिश करें भोजन को ढककर पकाएं जिसमें कि उसके विटामिन, पोषक तत्व उसमें बचे रहें। स्वच्छता बनाए रखें, तो भाई सफाई बहुत ज़रूरी है, गंदगी से ना पकाएं, ठीक है, वरना ऐसे बिना हाथ धोए ना मतलब भोजन ना बनाएं। शिक्षक की भूमिका क्या है पोषण एवं आहार इस इकाई में? तो विद्यार्थियों को पोषण की शिक्षा देना ये आपकी भूमिका है। संतुलित आहार का महत्व समझाना, स्वच्छ भोजन की आदत को विकसित करना, कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। ये सारी की सारी भूमिकाएं शिक्षक की होती हैं। यहाँ पर परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न देखिए, अब आप इनके आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि पोषण क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो इनके आंसर आप लोग अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है, ये सूत्र वगैरह भी है। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास नंबर 4 है वह कंप्लीट होती है। आई होप दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अलग से कोई टॉपिक से भिन्न कोई बात नहीं करी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।